हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक ऋषि वर्तमान अध्याय 2 भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना भाग 2। तो आइए अध्याय 2 के शेष बचे भाग को देख लेते हैं। 1 जनवरी 1759 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम क्लाइव ने यह पत्र लिखा। आइए उसको देखते हैं। अंग्रेजी फौज की कामयाबी के जरिए एक महान क्रांति इस देश में की जा चुकी है। उसी क्रांति के बाद एक संधि की गई है जिससे कंपनी को बड़े ज़बरदस्त फायदे हुए हैं। मुझे मालूम है कि इन सब बातों की तरफ एक हद तक अंग्रेज कौम का ध्यान आकर्षित हो चुका है, किंतु मौका मिलने पर कंपनी इस तरह के प्रयत्नों में लगी रहेगी जो उसके आजकल के इतने बड़े इलाकों और आगे की ज़बरदस्त संभावनाओं दोनों के अनुरूप हों। मैंने कंपनी को अत्यंत जोरदार शब्दों में इस बात की ज़रूरत दर्शा दी है कि उन्हें इतनी सेना हिंदुस्तान भेज देनी चाहिए और बराबर हिंदुस्तान में रखनी चाहिए, जिससे वह अपने उस समय के धन और इलाकों को और बढ़ाने के सबसे पहले मौके से फ़ायदा उठा सके। 2 साल की मेहनत और तजुर्बे से मैंने इस देश की हुकूमत के बारे में और यहाँ के लोगों के स्वभाव के बारे में जो परिपक्व ज्ञान प्राप्त किया है, उससे मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का मौका जल्द ही फिर आने वाला है। इस जीत के बाद कंपनी का कर मुक्त व्यापार पुनः आरंभ हो गया। कंपनी चाहती तो बंगाल का शासन अपने हाथों में ले सकती थी, लेकिन व्यापार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस मुनाफे के अलावे मीर जाफर ने कंपनी के बड़े अधिकारियों को भेंट या घूस के रूप में भारी रकम दी। कंपनी के अधिकारियों की मांगों को पूरा करने में खजाना खाली होने लगा। फिर भी कंपनी संतुष्ट नहीं थी। जल्दी ही मीर जाफर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने इसका विरोध किया। उसके विरोध के पश्चात कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने नवाब बनने की खुशी में कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव जिले की जमींदारी सौंप दी, लेकिन दूसरी तरफ उसने कंपनी पर अपनी पूर्ण निर्भरता की स्थिति को समझा। उसने कंपनी के शिकंजे से छुटकारा पाने के लिए कई कदम उठाए। उसने मीर जाफर के उन सभी अफसरों को हटाना शुरू किया जो कंपनी से मिले हुए थे। उसने बंगाल की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किया। कंपनी और उसके अधिकारी एवं कर्मचारी मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा प्राप्त शाही फरमान द्वारा मिली सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। वे बिना चुंगी दिए ही व्यापार करते थे। इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा था तथा देसी व्यापारियों को भी धक्का लग रहा था, क्योंकि वे लोग निःशुल्क व्यापार नहीं कर सकते थे। विवश होकर मीर कासिम ने चुंगी की वसूली खत्म कर दी ताकि भारतीय व्यापारी भी कंपनी के व्यापारी के बराबर में व्यापार कर सके। तो आइए यहाँ पर देखते हैं 26 मार्च 1762 ईस्वी को मीर कासिम ने अंग्रेज कर्मचारी के व्यवहार की शिकायत की थी। उसने लिखा, कलकत्ते से ढाका, कासिम बाजार और पटना तक प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक अंग्रेज अधिकारी, उसके गुमास्ते तथा एजेंट मेरे कर्मचारियों के स्थान पर स्वयं जमींदार, तालुकेदार और लगान वसूल करने वाले का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले, नगर और गांव में गुमास्ते और अन्य कर्मचारी चावल, धान, तेल, बांस, पान आदि का व्यापार करते हैं और कंपनी के दस्तक लिए हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कंपनी से कम नहीं समझता है। मुर्शिदाबाद पर कंपनी का दबाव बन रहता था। इस दबाव और नियंत्रण से बचने के लिए मीर कासिम अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। मुंगेर की उसने बड़ी सुंदर और मजबूत किलेबंदी की और करीब 40,000 सैनिकों की फौज तैयार की। अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तरीके सिखाने के लिए उसने यूरोपीय प्रशिक्षकों को नियुक्त किया। इतना ही नहीं, उसने मुंगेर में बंदूकों एवं तोपों की कारखानों की स्थापना की। आज भी आप मुंगेर में मीर कासिम द्वारा निर्मित किले को देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर में दाहिनी तरफ यह किला दिखाया गया है। यहाँ पर यह भी जान ले कि दस्तक किसे कहते हैं। दस्तक वह प्रमाण पत्र था जो अंग्रेजी फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती थी।
तो निस्संदेह मीर कासिम द्वारा उठाए गए इन कदमों से कंपनी के अफसर नाराज हो गए और उन्होंने नवाब को हटाने का फैसला लिया। मीर कासिम ने महसूस किया कि वह अकेला कंपनी की फौज का सामना नहीं कर सकता है, इसलिए उसने मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगी। इन तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ पश्चिमी बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1764 ईस्वी में लड़ाई हुई, जिसमें भारतीय सेनाओं की हार हुई। इस हार के पश्चात 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझौतों के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इससे कंपनी को इन प्रदेशों से राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। इस तरह कंपनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ कंपनी का व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से चीज़ें खरीदने के लिए अपने देश से लाए गए सोने और चांदी का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। इससे इंग्लैंड में सोने और चांदी की कमी होने लगी थी एवं पूरे इंग्लैंड में इसका विरोध होने लगा था। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार ने भी कंपनी को किसी और विकल्प की तलाश करने का आदेश दिया था। बंगाल की दीवानी हासिल करना कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरा। इससे होने वाले मुनाफे से वे भारत से सामान खरीदकर इंग्लैंड भेज सकते थे और उन्हें चांदी लाने की आवश्यकता नहीं रही। इस तरह अब बगैर अपना कोई पैसा लगाए वे भारत के लोगों से ही पैसा वसूल कर भारत का ही सामान सस्ते में खरीदकर यूरोप भेज सकते थे और मुनाफा कमा सकते थे। प्लासी युद्ध की विजय के बाद अगर वे चाहते तो यहाँ के नवाब बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शासन चलाने के पचड़े से बचकर उन्होंने व्यापार करना और धन कमाने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन बंगाल विजय के पश्चात ये भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और धीरे धीरे पूरे भारत की आर्थिक संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास में लग गए। बंगाल के बाद कंपनी ने भारत के अन्य राज्यों पर कब्जा जमाने के लिए लड़ाई लड़ी, साथ साथ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों को भी अपनाया। ज़्यादातर राज्य कंपनी के सैनिक शक्ति से डरकर उसकी बातें मानने को तैयार हो गए। ऐसे राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी ने उनके साथ सहायक संधि की। इसके अंतर्गत भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में कंपनी की फौज रखनी पड़ती थी और इसका खर्च भी उन्हें ही देना पड़ता था। अगर कोई शासक खर्च की रकम अदा करने में अपनी लाचारी दिखाता तो जुर्माने के तौर पर कंपनी उनके इलाके को अपने कब्जे में ले लेती। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम और दूसरा शासक अवध का नवाब बना था। इन दोनों शासकों को अपने राज्यों के कुछ हिस्से कंपनी को देने पड़े थे। इसके अलावा भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना पड़ता था। इस अधिकारी को रेजिडेंट कहा जाता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी इन राज्यों में अंदरूनी मामलों पर नज़र रखती थी। उस राज्य का अगला राजा कौन होगा, किस किस को पद देना उचित होगा आदि चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय किया करते थे। कई राजाओं और नवाबों ने कंपनी की चालों को समझा। कंपनी शासन को चुनौती देने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर तैयारियां की। कंपनी भी ऐसे शासकों से बलपूर्वक निपटने के लिए तैयार थी। तो आइए कुछ ऐसे भारतीय शासकों के बारे में जानें जिन्होंने डटकर कंपनी का मुकाबला किया। दक्षिण भारत का मैसूर राज्य, जो कि वर्तमान में कर्नाटक है, उस समय काफ़ी समृद्ध एवं ताकतवर था। वहाँ हैदर अली एवं उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने सफलतापूर्वक शासन किया। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, मैसूर के नियंत्रण में था। 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दिया। टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता की और अपनी सेना की आधुनिकीकरण में उनकी मदद ली। उसके इन कदमों से कंपनी और मैसूर में लड़ाई छिड़ गई। टीपू की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई, जिसमें टीपू बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारा गया। टीपू की मौत के बाद अंग्रेजों ने मैसूर का शासन पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया। मैसूर राज्य के कुछ इलाके कंपनी ने हथिया लिया और वहां का नया राजा पूर्णतः कंपनी का अधीन हो गया। तो आइए टीपू की कहानी को देख लेते हैं। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है।
प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया गया है। 1782 ईस्वी में सुल्तान बने टीपू के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली और अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेरे मैसूर कहा जाने लगा। आइए अब देखते हैं अंग्रेज और मराठे। मराठों के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। कंपनी ने आगे मराठों की ओर ध्यान दिया। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बावजूद मराठे भारत के बहुत बड़े भाग को नियंत्रण करते थे, किंतु वे आपस में बटे हुए थे। इनकी बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। कंपनी के अधिकारियों और फौज ने मराठा प्रमुखों की आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाया और एक के बाद एक कई लड़ाइयों में मराठों को कमजोर कर दिया। अंततः 1817 से 19 के युद्ध में मराठे पूरी तरह पराजित हुए और मराठों का क्षेत्र भी कंपनी के प्रभावाधीन हो गया। आइए अब देखते हैं कंपनी और पंजाब। अब कंपनी का ध्यान पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की ओर गया। 1799 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक पंजाब, कश्मीर और आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर इनका शासन था। रणजीत सिंह के जीवन काल में ही उसके राज्य के विस्तार को कंपनी ने रोक दिया, लेकिन इनके जीवन काल में कंपनी पंजाब को नियंत्रित करने में असफल रही। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई। इस स्थिति का फायदा उठाकर 1849 ईस्वी में कंपनी ने पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। आइए अब देखते हैं विलय नीति। सीधे युद्धों के अलावा भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कंपनी ने अन्य बहाने भी ढूंढने शुरू किए। उसी में से एक बहाना है विलय नीति। इस नीति के अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता तो उसके राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। इस नीति के तहत 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच भारत के कई राज्य सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। आइए अब देखते हैं कंपनी हुकूमत की स्थापना। इस प्रकार 1856 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। जरा सोचिए, 1600 ईस्वी में स्थापित एक व्यापारी कंपनी कैसे इतने बड़े साम्राज्य को अपने नियंत्रण में लेने में सफल रही। आइए उसकी सफलता के कुछ कारणों का विचार करें। जैसा कि अपने कक्षा 7 में पढ़ा कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई नए स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। इनमें आपसी तालमेल का अभाव था। हर राज्य दूसरे के इलाके हड़प कर अपने राज्य का विस्तार चाहता था। एकता के अभाव के कारण भारतीय राज्य एक एक कर आसानी से कंपनी के हाथों पराजित हो गए। कंपनी की सेना के पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूकें थी। भारतीय सैनिकों की तुलना में उसे नियमित रूप से अभ्यास कराया जाता था। भारतीय सैनिकों की तुलना में वह अधिक अनुशासित थी और उन्हें नियमित रूप से वेतन मिलता था। आइए अब देखते हैं अपना लाभ सर्वोपरि। आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम लोगों के देश में व्यापार करने आई थी, किस प्रकार उसने यहाँ के आंतरिक कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। यहाँ के आर्थिक संसाधनों का लाभ उठाते हुए इस देश के शासक बन बैठे। इस देश का शासक बनने के बाद इस देश में वस्तुओं के उत्पादन एवं उससे होने वाले मुनाफे को कंपनी अपने जरूरत और लाभ के अनुसार तय करने लगी। आइए इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कंपनी भारत में बना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल हो रही थी। फिर जब इंग्लैंड में कपड़े के कारखाने लग गए तो वहाँ का बना कपड़ा और दूसरे सामान भी भारत में बेचने लगे। भारत से वे कपास खरीदकर अपने देश के कारखानों को बेचती। वे भारत में कई जरूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर तक भेजते, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कॉफ़ी आदि। इसके अलावा कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे। कंपनी किसानों से भी ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करती। यह सब किस प्रकार हो रहा था, यह अब आप आगे के पाठों में पढ़ेंगे। कंपनी की आय में राज्यों में लूट खसोट, धोखाधड़ी मची हुई थी।
तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापारियों में अरबवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरा, कंपनी द्वारा खरीदा गया माल फैक्ट्रियों में रखा जाता था। तीसरा, एक के बाद एक लड़ाइयों में मराठों को कमजोर कर दिया। चौथा, निजाम अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। पांचवा, कंपनी ने विलय नीति का अनुसरण किया। छठा, फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के पांडिचेरी में था। सातवां, अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। आठवां, 1696 ईस्वी में 1200 रुपये का भुगतान करके 3 गांव गोविंदपुर, सूतानती और कालिकता का लगान एकत्र करने का अधिकार अंग्रेजों को मिला। 9वां, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। 10वां, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। 11वां, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे हार गए थे। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।